जापान एक ऐसा देश जिसकी पहचान सिर्फ टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन और डेवलपमेंट से नहीं बल्कि उसकी संस्कृति, परंपराओं और विरासत से भी होती है। इस बात को जापान ने प्रमाणित कर दिया है। इन दिनों जापान में एक ऐसा मुद्दा सुलग रहा है जिसने एशिया से लेकर यूरोप तक भयंकर खलबली मचा दी है। मस्जिदों पर घमासान हो रहा है। मस्जिदों को लेकर उठे विवाद, सड़कों पर बढ़ती नाराजगी और जापान प्रशासन की सख्त कार्रवाई ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जापान ने संकेत साफ दिए हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे मामला कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो, नियमों का पालन हर हाल में करना ही पड़ेगा। इसी बीच एक घटना सामने आई है जिसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। मुनीर को पूरी तरह से पर्दाफाश उसका कर दिया है और मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल स्तर पर चर्चा चल रही है। सवालों की बौछार शुरू हो गई है। क्या जापान अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए एक बड़ी लकीर खींच रहा है? क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे कहीं बड़ा संदेश छिपा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान फूट फूट कर रो रहा है, वहीं भारत के फ्रॉड सेकुलरों के भी कलेजे कांप रहे हैं? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे जापान से उठी उस बहस की जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है और फ्रॉड सेकुलरिज्म पर इस वक्त बम बरस रहा है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जापान में मस्जिदों पर ताबड़तोड़ एक्शन, पाकिस्तान को बड़ा झटका, भयंकर बेइज्जती। जापान को धर्म विरासत से छेड़छाड़ मंजूर नहीं, भारत में कांप उठा फ्रॉड सेक्युलरों का कलेजा। जापान में इन दिनों मस्जिदों पर तगड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। कट्टरपंथियों और जिहादियों की कुटाई हो रही है। इसी कड़ी में जापान के कावागोई शहर में बनी एक मस्जिद पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबसे बड़ा विषय बन गया। इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद की मौजूदगी में इस मस्जिद का उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब इस पर गिराए जाने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया, जबरदस्ती, और इसके लिए जरूरी ऑर्डर भी नहीं ली गई। कावागोए सिटी हॉल ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि यह इमारत एक शहरी विकास नियंत्रण क्षेत्र में बनाई गई थी। यहां आमतौर पर निर्माण कार्य की मनाही होती है जब तक कि नगर नियोजन अधिनियम के तहत विशेष अनुमतियां न ली जाए। बयान में आगे कहा गया है कि इमारत को शहर के प्रशासन के ऑर्डर के बगैर बनाया गया। सिटी हॉल ने बताया कि संबंधित पक्षों से मस्जिद को गिराने के अनुरोध मिले हैं और इस प्रस्ताव को समीक्षा के लिए स्वीकार कर भी लिया गया है। मस्जिदों के अवैध होने की जानकारी सामने आने के बाद टोक्यो स्थित पाकिस्तानी दूतावास के लिए भारी शर्मिंदगी वाली इस वक्त स्थिति हो गई है। विवाद बढ़ता देख पाकिस्तानी राजदूत ने खुद को मस्जिद प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। एक बयान में दूतावास ने कहा कि जापान कानून के उल्लंघन करने वालों को किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। जापानी कानूनों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं से उसका कोई लेना देना है ही नहीं, यह पाकिस्तानी दूतावास कह रहा है। टोक्यो में पाकिस्तानी दूतावास ने 1 जून को एक्स पर पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान का दूतावास जापान में रहने वाले पाकिस्तानी समुदाय से पूरी गंभीरता से रिक्वेस्ट करता है कि इस बात पर जोर देता है कि वो सभी मामलों में विशेष रूप से पूजा स्थलों के निर्माण के संबंध में जापानी कानूनों को पूरी तरीके से पालन करें। स्थानीय सरकारों से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बगैर कोई भी निर्माण परियोजना शुरू नहीं की जा सकती है। आप देखिए किस तरीके से जापान में ये पाकिस्तानी, ये कट्टरपंथी सिर झुकाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। दूतावास को राजदूत के मस्जिद के उद्घाटन में शामिल होने पर सफाई भी देनी पड़ी। दूतावास ने कहा कि राजदूत अब्दुल हमीद 3 अप्रैल को मस्जिद के उद्घाटन में तब शामिल हुए थे जब उन्हें बताया गया कि जापानी कानून के तहत सभी मंजूरियां मिल गई हैं। वहीं इस पर पाकिस्तानी दूतावास की ओर से यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी दूतावास का ऐसे किसी प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जापानी दूतावास ने इसके बाद जवाब दिया और कहा कि हर हाल में कानून का पालन करना पड़ेगा क्योंकि यह जापान है, पाकिस्तान नहीं। और इसलिए यहां पर आप देखिए पाकिस्तानी कैसे फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी सारी हेकड़ी मिनटों में निकल गई और मुनीर शरीफ जैसे लोगों को जापान ने नंगा कर दिया। जापान में मुस्लिम आबादी में भयंकर विस्फोट, सड़क पर उतरे जापानी, मस्जिद कब्र पर बैन।
पिछले एक दशक में जापान में मुस्लिम आबादी और धार्मिक ढांचे में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी वजह से जापानी परेशान है। इसी को लेकर कुछ दिन पहले जापान के तटीय शहर फुजिसावा में प्रस्तावित मस्जिद निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हजारों लोग शहर की पहली मस्जिद के खिलाफ नारे लगाते और प्रदर्शन करते नजर आए। यह बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं था इससे पहले। स्थानीय लोगों का यह कहना था कि प्रस्तावित मस्जिद का आकार आसपास के ऐतिहासिक शिंटो मंदिर से बड़ा है, जिससे इलाके की पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने इसे जापानी परंपराओं के लिए उकसावे जैसा कदम बताया। सोचिए हमारे देश में यह होता तो आज ये राहुल गांधी गैंग छाती पीटता। लगता कि कितना बड़ा घटना हमारे देश में घट गया है। जापान में अपनी संस्कृति के लिए लड़ने वालों की फौज है और हमारे देश में गद्दारों की फौज। वासेदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमिरिटस हिरोफुमी तनादा के अनुमानों के मुताबिक 2024 के अंत तक जापान में मुसलमानों की संख्या करीब 4.2 लाख हो गई, जबकि 2010 में यह आंकड़ा केवल 1.1 लाख था। विस्फोट होता है दोस्तों इनकी आबादी में। इनमें से करीब 90% विदेशी हैं। इसी के साथ मस्जिदों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ। 2008 में जहां जापान में करीब 50 मस्जिदें थी, वहीं जुलाई 2025 तक यह संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो चुकी है। और यह तय मानकर चलिए 160 मस्जिद पर ताला लगेगा, चाहे आज लगे या कल लगे, क्योंकि जापान इनको छोड़ने वाला नहीं है। वो तो ये तक कह रहा है कि हम कब्र के लिए जमीन नहीं देंगे, मरोगे हवाई जहाज से फ्लाइट से अपने डेड बॉडी को लेकर के जाओ। टोक्यो, ओसाका, नागोया और योकोहामा जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। घटते कार्यबल और बुजुर्ग होती जापानी आबादी के बीच सरकार ने विदेशी श्रमिकों के लिए रास्ते खोले थे, जिससे इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान जैसे देशों से मुसलमान भारी संख्या में जापान पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने वहां पर अपनी संख्या बढ़ाई, वहां पर अपना दायरा बढ़ाया, धार्मिक स्थल बढ़ाए और वहां पर धीरे धीरे जो इनकी कब्जा वाली प्रवृत्ति है इसको इन्होंने लगातार बढ़ाया। हालांकि सिर्फ मस्जिद को लेकर बवाल नहीं हुआ, जापान की संसद तक में इस बात का प्रस्ताव आ गया कि मुसलमानों को अब शव दफनाने के लिए जमीन तक नहीं देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जापान जैसा विकसित देश ये कह रहा है कि मरो, यहां से डेड बॉडी लेके जाओ, हमारे देश में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। क्योंकि देश के लिए बौद्ध और शिंटो धर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बौद्ध और शिंटो धर्म के लिए अंतिम संस्कार की परंपराएं, शोर, भीड़भाड़ और शहरी ढांचे पर दबाव जैसी चिंताएं भी प्रमुख हैं। जापान में 99% से अधिक मामलों में शव दाह किया जाता है। वहीं इस्लाम में दफन की परंपरा है, यानी हम जैसे शवों को जलाते हैं भारत में जो हिंदू हैं, वैसे ही जापान में ज्यादातर लोग शवों को जला देते हैं, जबकि मुस्लिमों में दफनाया जाता है। सीमित कब्रिस्तानों और पर्यावरण को लेकर भी आपत्तियां उठाई गई। कहा गया कि इससे जो है जमीन कब्जा किया जा रहा है कब्र बना करके। फुजिसावा का मामला अब सिर्फ एक मस्जिद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जापान में बढ़ती जनसंख्या, इमिग्रेशन नीति और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चल रही बड़ी बहस का प्रतीक बनता जा रहा है। और इसीलिए जापान सीधे तौर पर कह रहा है कि हम कट्टरपंथी जिहादी वाली मानसिकता को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी बड़ा एक्शन क्यों न लेना पड़े, क्योंकि हमारे लिए हमारा धर्म, हमारी विरासत सर्वोपरि है। विरासत धर्म जापान के लिए सर्वोपरि। जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या फिर मॉडर्नाइजेशन नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता है। जापान ने विकास और वैश्वीकरण को अपनाया है, लेकिन उसने अपनी परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को कभी पीछे नहीं छोड़ा। हाल के सालों में जापान में मुसलमानों की आबादी विस्फोटक तरीके से बढ़ी, धार्मिक ढांचों की संख्या बढ़ी, मस्जिद निर्माण, कब्रिस्तान, ऐसे कई मामले सामने आए। स्थानीय सांस्कृतिक संतुलन को लेकर जोरदार बहस हुई। जापान के कई इलाकों में स्थानीय नागरिकों ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी नए धार्मिक या सामाजिक ढांचे को जापानी कानूनों और स्थानीय परंपराओं का सम्मान करना होगा। कावागोए में मस्जिद निर्माण विवाद हो या फुजिसावा में प्रस्तावित मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन, जापानी प्रशासन का रुख यही रहा है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। जापान का संदेश बिल्कुल साफ है, किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों से होती है। आर्थिक जरूरतों के चलते विदेशी लोगों का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र
और सांस्कृतिक संतुलन से समझौता नहीं होगा। यह नहीं होगा कि अतिथि देवो भव के चक्कर में हमारा देश बर्बाद हो जाए। यही कारण है जापान में कानून, स्थानीय परंपराएं और सामाजिक अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हैं। दुनिया के लिए जापान की सबसे बड़ी सीख यही है कि आधुनिकता और विकास का अर्थ अपनी जड़ों को जोड़कर रखो। कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब वह प्रगति के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम होता है। और यही बात तो भारत में योगी आदित्यनाथ जैसे नेता करते हैं। लेकिन सोचिए, दूसरी तरफ राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, ममता, केजरी, उद्धव ठाकरे, ऐसे स्टालिन, विजय जैसी नेताओं की फौज है। ये लोग तुरंत छाती पीटेंगे। भारत में आज देखिए वह कितना कब्जा किया हुआ इन लोगों ने, कितनी जमीन कब्र के नाम पर हड़प ली है। जब इस पर जांच बैठेगी, एक्शन होगा, तो उलट पुलट की स्थिति आ जाएगी। और इसलिए जापान ने बिगुल फूंक दिया है कि अब कट्टरपंथियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। हमारे देश के फ्रॉड जितने भी सेकुलर हैं, आज सबकी जान जा रही है, सबको दौरे पड़ रहे हैं कि जापान में यह हुआ, अगर यहां योगी आदित्यनाथ के समय में ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।